इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है ड्रेनेज, और यह है वीडियो नंबर 4। और इसके पहले 3 वीडियोस किए मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने ये देखा था कि पेनिनसुलर रिवर्स होते क्या हैं, और उसमें बहुत सारे रिवर्स के बारे में पढ़ा था। और अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लेक्स। यानी कि इस टॉपिक में हम लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप अगर कश्मीर वैली गए होंगे या फिर कश्मीर वैली का आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर आपने डल लेक का नाम सुना होगा, जहाँ पर आपको हाउस बोट्स या फिर शिकार आपको चलते हुए मिल जाएंगे। और ये जो जगह है, ये अपने पास हजारों की संख्या में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो इंडिया से हो, और बहुत सारे लोग तो इंडिया के बाहर से भी घूमने आते हैं। और इसी तरीके से आपने बहुत सारे दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस को भी विजिट किया होगा अपने घर के आसपास या फिर अपने शहर के बाहर आसपास। और ऐसा होगा कि कुछ ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस होंगे वो लेक के आसपास होंगे, और वहाँ पर आपने बोटिंग, स्विमिंग और भी दूसरी तरह के वाटर गेम्स या फिर वाटर एक्टिविटी को आपने इंजॉय किया होगा। तो आप एक तरीके से इमेजिन करिए कि जो श्रीनगर है या फिर नैनीताल है या फिर जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर लोग लेक की वजह से जाते हैं घूमने, जैसे श्रीनगर में डल लेक घूमने जाते हैं और भी दूसरी जगह जाते हैं, तो अगर उन जगहों पर लेक नहीं होता, अगर लेक वहां पर होता ही नहीं, बिल्कुल एक फ्लैट जमीन होती, तो क्या वहां पर उतने लोग अट्रैक्ट होते, वहां उतने लोग जाते घूमने जितने कि आज जाते हैं? तो आपने कभी ऐसा सोचने की कोशिश की है कि जो लेक्स हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी प्लेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, टूरिस्ट लोगों के लिए? और देखिए, अट्रैक्शन के अलावा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के अलावा जो लेक्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के लाइफ को भी काफ़ी आसान बनाते हैं और लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं बहुत सारे तरीके से। तो उन चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से हम देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं, और जितने भी लेक्स हैं वो एक दूसरे से साइज में डिफर करते हैं, और भी बहुत सारे फीचर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर करते हैं। और बहुत सारे लेक्स जो हैं, यानी ज़्यादातर लेक्स जो है इंडिया में वो परमानेंट लेक हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे लेक हैं जिसमें आपको पानी सिर्फ रेनी सीजन में देखने को मिलेगा, या फिर कुछ सीजन में, जैसे विंटर सीजन में, स्प्रिंग में, या फिर रेनी सीजन में आपको पानी देखने को मिलेगा, आपको समर में नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो लेक्स हैं ये आपको बेसिन्स में बने हैं, जो इनलैंड ड्रेनेज है, यानी आपका पेनिनसुलर रीजन का ड्रेनेज हो गया, जो कि सेमी एरिड रीजन का ड्रेनेज हो गया। इस इलाके में जो बेसिन्स में जो आपको लेक्स मौजूद हैं, वहाँ पर ऐसे स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि आपको साल भर वहाँ पर पानी देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ बरसात में पानी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे लेक्स जो हैं जो कि ग्लेशियर्स के एक्शन की वजह से बनते हैं, या फिर आइसी शीट्स की, यानी जो बर्फ की चादर है उसके एक्शंस की वजह से बनते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेक्स भी हैं जो कि विंड, रिवर एक्शन या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं। A meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develop into oxbow lakes। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सबो लेक्स की बात की गई है कि ऑक्सबो लेक जो है वो क्रिएट होते हैं meandering रिवर से, जो कि फ्लड प्लेन में बहते हैं। तो अब यहाँ पर meandering रिवर क्या है, ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज़ को यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को मैं आपको इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं, ये एक meandering रिवर का इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिवर किस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्ते से बह रहा है, और ऑक्सबो लेक का निर्माण इसी से होता है। तो ऑक्सबो लेक का एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मेंडरिंग का ऑक्सबो लेक के फॉर्मेशन का एग्जाम्पल दिखाया गया है कि देख सकते हैं यहाँ पर पहले जो है वो रिवर बिल्कुल सीधी बहती थी, सिंपल एकदम स्लोप में, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना रास्ता चेंज करना शुरू कर दिया, टेढ़ा होना शुरू कर दिया, और इसके बाद वो ज़्यादा टेढ़ी होती गई और इस तरीके से इस शक्ल में आ गई। और इस शक्ल में आने के बाद ये जो पोर्शन था यहाँ पर, जहाँ वो पहले पूरे डायरेक्शन को चेंज करके फ्लो करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल सीधे वो फ्लो करने लगी, और ये जो हिस्सा था पूरा पोर्शन इस तरीके का, वो उससे सिर्फ जुड़ा हुआ रह गया। और आगे ये जो पोर्शन है ये इस पूरे नदी से कट कर अलग हो जाता है और ऑक्सबो लेक का निर्माण करता है। तो इस प्रोसेस को आप एक तरीके से समझ गए होंगे। तो इस प्रोसेस का एक रीजन होता है कि जैसे इरोजन और डिपोजिशन। तो रिवर जो है वो काफ़ी फ्लो में होती है, काफ़ी स्पीड में बहती है, इस वजह से वो कुछ जगहों से इरोजन करती है और कुछ जगहों पर डिपोजिशन करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इरोजन हो रहा है, यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है।
यहाँ पर इरोजन हो रहा है और यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को काफी लंबे समय तक करने की वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑक्सबो लेक का निर्माण करता है। तो मुझे लगता है कि इससे आप समझ गए कि आखिर ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए बताया गया कि जो स्पिट्स एंड बार जो हैं वो फॉर्म करते हैं लगून्स को कोस्टल एरियाज में, जैसे कि आपका चिल्का लेक हो गया, पुलिकट लेक हो गया और कोलेरू लेक हो गया। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है इस चीज को भी हम यहाँ पर इमेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको स्पिट और बार का इमेज दिखाया गया कि स्पिट कैसा है और बार कैसा है। तो देखिए स्पिट जो होता है वो एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है समुद्र में, जो कि समुद्र के एक हिस्से को समुद्र से अलग कर देता है। और बार का स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, बार आपको सही तरीके से दिख रहा होगा कि बार जो है वो एक सैंड का फॉर्मेशन होता है जो कि वाटर के एक हिस्से को पूरे समुद्र से काट कर बिल्कुल ही अलग कर देता है। तो इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पिट का एग्जाम्पल है, जिसमें कि ये जो हिस्सा है ये पूरा रीजन ये पहले इस तरीके से पूरा समुद्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस स्पिट के क्रिएशन की वजह से, जो कि ये है स्पिट के क्रिएशन की वजह से ये अब समुद्र से अलग हो चुका है और एक छोटा सा हिस्सा जो है वो समुद्र से जुड़ा हुआ है और ये एक तरीके से अब लेक का शक्ल ले चुका है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और अगर हम बार की बात करें तो बार का एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। बार का एग्जाम्पल ये है कि देखिए ये जो पूरा हिस्सा है ये रीजन ये पहले समुद्र से जुड़ा हुआ था पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर सैंड के जमा हो जाने की वजह से, बालू के जमा हो जाने की वजह से ये हिस्सा बिल्कुल ही अब कट कर अलग हो चुका है और लेक का शक्ल ले चुका है। तो इसी तरीके से लगून्स का फॉर्मेशन होता है और जो आपका चिल्का लेक है या फिर और भी जो दूसरे लेक हैं वो सभी आपके एक तरीके के लगून्स हैं। तो देखिए जो लेक्स होते हैं इनलैंड ड्रेनेज रीजन में, यानी कि जो आपके भीतरी इलाकों में जो कि समुद्र के किनारे नहीं है या फिर किसी भी वाटर सोर्स के नज़दीक नहीं है, वो सीजनल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप सांभर लेक की बात करें राजस्थान में, जो कि एक तरीके का साल्ट वाटर लेक है और इसका जो वाटर है उसको यूज़ किया जाता है साल्ट को प्रोड्यूस करने में, और इसके अलावा आप इसके वाटर को पीने के लिए या फिर दूसरे सोर्सेज दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जाती है कि जो ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेंगे और इनका जो ओरिजिन है वो ग्लेशियल ओरिजिन है, यानी कि इनको जो वाटर मिलता है ये हिमालय से मिलता है। और इस दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो उनका फॉर्मेशन तब होता है जब ग्लेशियर जो होते हैं वो एक बेसिन को डग आउट करते हैं और जिसको कि बाद में फिल कर दिया जाता है स्नोमेल्ट द्वारा, यानी आपको बर्फ के पिघलने पर जो पानी होता है उसको। फॉर एग्जांपल आपका जो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, वो एक तरीके से टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना है और वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और इसके बाद जो डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकटक है और जो बारापानी है, वो दूसरे जो इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के उसमें से कुछ हैं। और नेचुरल लेक के अलावा जो डैमिंग है, यानी जो डैम हम बनाते हैं रिवर्स के ऊपर, जिससे हम हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए जिनको यूज़ करते हैं, उनकी वजह से भी लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि गुरु गोविंद सागर जो कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के जरिए बना है, उसके जरिए भी हम ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए लेक्स का निर्माण करते हैं। और जो लेक्स हैं वो एक तरीके से बहुत ही ग्रेट वैल्यू रखते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि लेक्स की वजह से हम रिवर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, हेवी रेनफॉल के दौरान जो फ्लडिंग है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और ड्राई सीजन के दौरान जो एक तरीके से पानी की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। और एक तरीके से ये जो लेक्स होते हैं ये काफ़ी एक तरीके से हेल्प करते हैं वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने में। और जो लेक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए, और इसके अलावा वो जो है वो अपने आसपास के क्लाइमेट को भी एक तरीके से काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर एक तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं और नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाने में वो हेल्प करते हैं। और लेक्स की वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिज्म और रिक्रिएशन को भी हेल्प मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिवर्स की इकोनॉमी में क्या योगदान है, यानी कि इकोनॉमी में रिवर्स का क्या योगदान है, तो देखिए रिवर्स की अगर हम बात करें तो एक तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन हिस्ट्री में या फिर ह्यूमन पूरे आज सभ्यता में, वो रिवर रही है। तो अगर आप देखेंगे कि जो वाटर है वो एक तरीके से बेसिक नेचुरल रिसोर्स है। अगर आपको मुझे किसी को भी जीवित रहना है तो उसके लिए वाटर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और रिवर जो है वो उसका सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे आसान स्रोत है। तो अगर आप बात करें कि जो वाटर है जो कि आपको बहुत तरह के ह्यूमन एक्टिविटीज़ में यूज होता है, उसकी वजह से
जो जितने भी आपको सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका शहर हो, मेरा शहर हो, या फिर आज के 100 साल पहले के शहर हो, 1000 साल पहले के गांव बसते हो, तो वो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे जगह जो थे वो आपको रिवर बैंक्स पर स्थित है। यानी कि जितने भी गांव बसते थे वो नदियों के किनारे बसते थे। जितने भी आज शहर देखते, ज़्यादातर शहर आपको नदी के किनारे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो एंशियंट टाइम में थे वो नदियों के किनारे ही अपने घर को बसाना पसंद करते थे। तो ये जो सेटलमेंट्स थे ये एक तरीके से अब बढ़ चुके हैं, काफ़ी बड़े सिटीज़ बन चुके हैं। और यहाँ पर आपको कहा जाए कि आप सिटीज़ का लिस्ट बना सकते हैं अपने स्टेट में जो कि नदी के किनारे स्थित हैं। और देखिए इसके अलावा रिवर जो है उनको इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि इंडिया में जहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, और ये जो लाइवलीहुड है ये इंडिया के ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं, और वो है रिवर पॉल्यूशन। तो देखिए अगर हम बात करें जो ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर डिमांड है वाटर का, यानी लगभग इंडिया के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आप इंडस्ट्री की बात करें, आप शहर के आबादी की बात करें, गाँव की बात करें, अपने घर में यूज़ की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, हर जगह आपको वाटर की यूज़ है। और इसमें से ज़्यादातर जो वाटर की सप्लाई आपको हो रही है वो रिवर से की जा रही है। तो इस वजह से जो वाटर का क्वालिटी है रिवर्स में उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित किया जा रहा है इसकी वजह से, और इसके रिजल्ट के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ड्रेन किया जा रहा है रिवर्स से, और इसकी वजह से रिवर्स में जो वाटर का वॉल्यूम है वो गिर रहा है, कम हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट, यानी आपके जो घर से कचरा निकलता है, कूड़ा निकलता है नालियों के माध्यम से, वो आपके सीधे नदी में जाता है बिना किसी उसको प्रोसेस किए, बिना किसी उस का ट्रीटमेंट किए। और इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ी संख्या में बहुत हानिकारक केमिकल्स आपको निकलते हैं, जिनको कि डायरेक्टली आपको रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। और इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ वाटर के क्वालिटी पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसकी जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है, यानी कि वो खुद को साफ कर सकती है। नदी वाटर के जो पोल्यूशन उसमें डाला गया है उसको एक तरीके से डाइल्यूट कर सकती है, कमज़ोर कर सकती है, उसकी कैपेसिटी को भी हम खत्म करें। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा है अपने स्ट्रीम फ्लो में करीब एक शहर द्वारा जितना भी पोल्यूशन उसमें डाला जाता है उसको 20 किलोमीटर के दौरान में उसको डाइल्यूट कर देती है। लेकिन जो अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है उसकी वजह से ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे खत्म हो रही है, और जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत सारी नदियों में वो बढ़ रहा है। और जो कंसर्न्स है राइजिंग पॉपुलेशन को लेकर हमारे नदियों के प्रति, वो एक तरीके उसकी वजह से बहुत सारे एक्शन प्लान्स भी क्रिएट किए गए हैं ताकि नदियों को साफ किया जा सके। और आपने इस बहुत सारे प्लान सुने होंगे कि इस तरीके से नदी को साफ करना है, ये प्लान किया गया है। रिवर वाटर है उसको कम इफेक्ट करना है। तो ऐसा ही एग्जाम्पल आपने अभी सुना होगा नमामि गंगे, तो उसमें ये प्लान था कि जितनी भी नदियां हैं उन सभी को साफ किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाए शहरों में, उस शहरों में से जो गंदगी आपको नदी में जाती है उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसको साफ किया जाए, तब फिर जाकर उसको नदी में छोड़ा जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लान्स पहले भी आए हैं और अभी भी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो एक तरीके से आप थिंक कर सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ है अगर उसको फ्रेश वाटर उसमें से रिमूव कर दिया जाए, यानी ह्यूमन जो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं उसमें फ्रेश वाटर्स ना रहें तो कैसी स्थिति होगी। तो इस चीज़ के ऊपर आप चाहें तो लोगों से बातचीत कर सकते हैं, दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है जो हमने अभी बात की कि एक्शन प्लान जिसमें नदियों को साफ किया जाए, तो ये है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो इसको आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है ये खत्म होता है। तो इसके बाद आपसे मिले हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।